जय हिंद सर। जय हिंद सर। हेलो। जय जय हिंद हिंद सर। सर। जय हिंद सर। यस सर। अखिल सर, जरा सा रजत सर को कॉल लगाइए ना। ठीक है सर, मैं लगाता थैंक यू। In progress. दिमाग काम करना बंद कर दो, फ्लाइट बंद। जय हिंद एंड गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। कैसी है आपकी तबीयत मोनिका मैम? ठीक है सर, यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है ना, तो उसकी वजह से एलर्जी हो गई है। और तो ओ, कुछ नहीं था। कुछ आईआईटी वालों ने, मैंने एक शेयर किया है, अभी देखिएगा मेरे स्टेटस में। आईआईटी वालों ने एक एयर प्योरीफायर बनाया है, गले में रख के आप उसको प्योरीफाई कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ डिवाइस है, देखिएगा रील को मेरे स्टेटस में व्हाट्सएप के। हाँ मैंने देखा सर वो। जी। रजत सर, जय हिंद, गुड इवनिंग। सर आज कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों हो रहे थे रजत सर को? मुझे भी पता नहीं, एक्चुअली मैं पूछने वाला था, आपने पूछ लिया। अच्छा। रजत सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों हो रहा था आज ग्रुप में? मुझे भी पता नहीं चला सर। हमने तो सोचा कि आप 2 दिन के लिए कहीं पर गए थे तो। जयवीर सर आपने स्टार्ट किया था, आपको पता होगा। विनोद सर ने किया था। मैंने तो वो किया कि उन्होंने वो शेयर नहीं किया, कमेंट कम्युनिटी पोस्ट वाले क्वेश्चन आंसर, उसमें अच्छा। 93 क्वेश्चंस है। हाँ सर, तो बाकी हम, के 92 कहाँ है हमारे फिर क्वेश्चंस? हाँ अब सही क्वेश्चन, अब पाथ आप पकड़ लीजिए, रजत सर आंसर दे। कमेंट में आपने देखा जयवीर सर, वहां पर 100 क्वेश्चन लिखा हुआ था कमेंट में किसी ने। जी जी मैडम, है 100 के 100 पोस्ट है। आप रजत सर की चैनल पे जाएंगे ना, तो कम्युनिटी पोस्ट में 93 क्वेश्चंस है। तो जो आप चाहते थे सभी लोग, कल है ना ग्रुप में लिखा था कि डेली बेसिस पे एमसीक्यू आए तो अच्छा रहेगा, तो सर ने सॉल्यूशन दे दिया है। 93 तो अपलोडेड ही है, जल्द ही 500 या 1000 से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं वहां पर, और वो भी रजत सर स्पेशल। ओके ओके। अभी किसी ने मुझे अनसब्सक्राइब किया, पता है? कैसे कर सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले 169 सब्सक्राइबर से 168 हो गए। चलो देखिए सर, आपने ये खुद को ना किया हो। मैंने इसीलिए सर खुद को सब्सक्राइब किया ही नहीं। ऐसा है? ओके ओके, वो तो चलता रहता है सर। इतना 169 इज गुड थिंग। नहीं, वैसे अब बात कर उनको रहा बताइए सर ये। क्वेश्चंस किस में है इसमें? हाँ, क्वेश्चन किसमें है? ये हूँ। बताइए। बता बता बता। देखो, ये चैनल खुलेगा जब आप खोलोगे एनर्जी माइंड्स आईपी रजत गर। सर मैंने आज ही खोला था। हाँ, ये वीडियोस का सेक्शन है। ये जी। कोर्सेज है। इसमें ना, हालांकि ये नया फीचर आया है यूट्यूब की तरफ से, इस पे हम बात नहीं करेंगे। ये प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पे हम जाएंगे तो पेटेंट एक्ट और डिजाइन एक्ट की प्लेलिस्ट यहाँ मिलेगी। अब यहाँ जाना है हमें पोस्ट में। ये विजिबल है सबको? ये यस। पोस्ट, देखिए ये पोस्ट में। हेलो दादी। जब हम इस पे क्लिक करेंगे, ओके। अच्छा। अब यहाँ पे हमें ये सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। अच्छा ओके सर। बाबा है? अच्छा। देखिए ये था 93।
सर ये आपने चैनल अपना ओपन रखा है कि जो सब्सक्राइब्ड हैं बस उनके लिए है? मतलब जैसे सर हम लोग ने सब्सक्राइब करा हुआ है मतलब कोर्स के लिए, तो ये आ रहा है कि सबके लिए है सर, मतलब विदाउट फीस है, क्या है सर? ये तो चैनल ओपन है मैम। अच्छा, ओके। अब यहाँ पर ये आप रीड मोर में गए, ये पूरा एमसीक्यू आपको यहाँ पर दिखेगा। गॉट इट सर। ऐसे में पीछे आप तक जाएंगे ना, 92 91 ये सब पीछे तक आपको पूरे जीरो से स्टार्ट मिले। देखिए एक्चुअली नंबर 1 से जब मैंने सीरीज स्टार्ट की है उससे पहले भी कुछ एमसीक्यूज हैं, बट उनमें कोई सीक्वेंस नहीं था, इसलिए फिर ओके, मैंने इसको सीक्वेंस वाइज बनाया बाद में। तो आपको ऑलमोस्ट 100 एमसीक्यूज अभी मिलेंगे। और ठीक है सर। चलो, फोर्टी वन तक हो गई ना सर्कल। जी सर। तो 42 से कंटिन्यू। जी सर। चलो करते हैं। डॉक्टर ईशान मेहता, a biotech researcher, showed a biotech researcher showcased his newly developed enzyme-based purification process at an international exhibition in Delhi on 10th March 2023. Okay. Exhibition की यहाँ बात हो रही है, international exhibition, with his consent and in presence of industry experts. An article describing the invention was later published in the exhibition journal on 20th March 2023. A competitor, BioPure Labs, obtained details from the exhibition and filed a patent application in India on 15 April 2023 without Ishan's consent. Meanwhile, Ishan filed his own Indian patent application on 1st June 2023, claiming to be the true and first inventor. BioPure cites anticipation by prior publication and public display, and demands rejection of Ishan's application. Ishan argues that the exhibition and resulting publication fall under statutory exceptions and that BioPure's filing was in contravention of his rights. चल, अगर वैसे तो ये क्वेश्चन है पेटेंट एक्ट का, तो यहां पर सबसे पहले सेक्शन लगेगा 31। परफेक्ट। चलिए अब पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द डिस्प्ले एंड पब्लिकेशन एट एन अप्रूव्ड एग्जीबिशन डू नॉट कंस्टिट्यूट एंटिसिपेशन प्रोवाइडेड Ishan files his patent within 12 months from the exhibition date. क्या यह स्टेटमेंट सही है? यस सर, सही है। यस सर। सही है। सेकंड पर आते, since BioPure's application
was filed in contravention of the rights of the true and first inventor, Ishan can claim protection from anticipation under exceptions provided in sections 29(3) and 31. देखिए, अब ये सेक्शन चलिए मान लीजिए हमें याद नहीं भी है। अब आप सिर्फ इतने प्रोविजन पर मुझे बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट सही है कि क्या वो जो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर के उसके राइट्स हैं उसमें वो उन पे प्रोटेक्शन ले सकता है बायोप्योर। हाँ सर ले सकते हैं। सॉरी, ईशान का है ना? हाँ, तो ईशान अपना प्रोटेक्शन ले सकता है। यस सर, ठीक है, क्यों? क्योंकि सर वो उसका पेटेंट मतलब वो 12 महीने में फाइल कर सकता है ना उससे, जिस दिन एग्जीबिशन से। नहीं नहीं 12 में नहीं है, 29 में नहीं है ग्रेस पीरियड। ये आवाज मैं नहीं पहचान पाया किनकी थी। नहीं सारी कर सकते। जी 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 मैम, जी सॉरी, मैं नहीं पहचान, आपकी आवाज काफी कम आ रही है मैम, सॉरी मैम। 29 में हम ये नहीं ले सकते ना 12 मंथ का ग्रेस पीरियड। वो हाँ तो तो कभी फिर, भी हमें पता चला तब से एज अर्लियर हम फाइल कर सकते हैं। हाँ सर लेकिन यहाँ पे फिर 29 31 से भी कैसे करेंगे? 31 भी हाँ गिवन है ना 31 फिर में ले इसमें। सकते हैं, 29 में नहीं। नहीं हम्म 29 में ठीक है मैम, बट 31 भी गिवन हाँ है ना इसमें कि हाँ हाँ लाइक। वही बोल रहे 31 में ले हम्म सकते हैं। चलिए, अगर 29 की भी बात करते हैं तो 29 कैसे हमें प्रोटेक्शन देगा सर यहाँ पे? सर मतलब ये एप्लीकेशन जो मतलब इसने पब्लिश करी है कॉम्पिटिटर ने, वो उसके विदाउट द कंसेंट करी है ना। हाँ परफेक्ट, जो हम्म पब्लिकेशन हुआ है वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर के कंसेंट के बिना हुई है, हम्म इसीलिए। इसीलिए 29 में फॉल कर रहा है सर ये, क्योंकि वो विदाउट कंसेंट है। और अ, बस इस यही रीज़न 29 में, और 31 में इसलिए क्योंकि उसने भी फाइल कर दिया है 1 जून 2023 को, इसलिए वो 31 में फॉल कर रहा है, क्योंकि 12 मंथ्स की टाइमलाइन में आ गया। बस, बहुत बढ़िया, तो ये स्टेटमेंट भी हो गया ट्रू। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पर। इफ द पब्लिक वर्किंग और यूज, if any, was only for reasonable trial within 12 months, ये ना देखा जाए तो 29 to 32, छोड़ सकते हैं। हाँ जो सेक्शन है उनको कवर कर रहा है 32, within 12 months before the priority date, it also does not amount to anticipation under section 32। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ सर। यस सर। Okay. तो आंसर हुआ ए बी सी, तीनों सही है। 43, a patent for an antiviral drug, Viracure Z, granted on 15th Feb 2020 to Medicure Labs Private Limited, covered a critical formulation used during a sudden viral outbreak in 2023। वीराक्योर जेड एक ड्रग है जो एंटीवायरल ड्रग है, पेटेंटेड मेडिक्योर लैब्स के पास, ठीक है। कवर्ड अ क्रिटिकल फॉर्मुलेशन यूज ड्यूरिंग सडन वायरल आउटब्रेक। द ड्रग वाज प्राइस्ड एट 89,000 पर डोज with only 3,800 units released annually in India due to limited production capacity। अच्छा, ये सिनेरियो जो बन रहा है इसे कौन सा सेक्शन कनेक्ट हो रहा है? कंपलसरी लाइसेंस का। कंपल्सरी लाइसेंस का। हम्म। कौन से ग्राउंड से होगा सर? सर एक तो इसकी जो नॉट कैपेसिटी है वो रीजनेबल। लिमिटेड है, तो मतलब एक 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 एक, एक दो आवाज आ रही है सर। जी अखिल सर सर एक बोलिए आप। सर एक तो अफोर्डेबल प्राइस पे नहीं है, 89,000 पर डोज, जो 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 उसका हाँ ग्राउंड है। और हाँ, सर एक सर की कमर्शियली वर्क वर्क करना चाहिए फुल एक्सटेंड पे, बट उसके 3,800 यूनिट्स ही सोल्ड हो रहे हैं एनुअली। रिक्वायरमेंट, रीजनेबल रिक्वायरमेंट एंड अफोर्डेबिलिटी दोनों ही नहीं है यहाँ पे। वाला
एंड 2। हाँ ऑन 10th अगस्त, जी सारिका मैम। वही सर 84 नहीं, सेक्शन। हाँ, सेक्शन 84, बहुत बढ़िया। On 10th August 2023, Healwell Generics Limited filed a compulsory license की एप्लीकेशन आनी चाहिए, चलो शायद मिसिंग है। After evaluation, controller allowed compulsory license and proceeded to settle terms as first. While fixing terms, the controller must ensure that Vera Cure Z is made available at reasonably affordable prices and the invention is worked to the fullest extent rather than allowing profiteering by Medicure. क्या यह स्टेटमेंट सही है अपने आप में देखा जाए तो? बाय द लॉ, नॉट जनरल सेंस से मत समझिएगा, बाय द लॉ बताइएगा इसका आंसर। कौन से सेक्शन से इसका आंसर आएगा? 87 में प्रोसीजर बताइए इसकी। 87 में तो आई थिंक मैम ऑपोजिशन है ना उसका, वो तो नहीं, ग्रांटिंग कंपल्सरी कंट्रोल की पावर है ना 87 में। 87 में तो ऑपोजिशन है जहां तक मुझे याद है। ऑपोजिशन बच्चे है सर। ग्रांट भी करता है और उसके साथ अपोजिशन भी आता है ना बाद में फिर। ग्रांट तो मैम 84 के अंदर में देख लेते हैं। प्रोसीजर 87 में है सर, 84 और 85 की। सर 89 से आएगा ये जनरल पर्पस से कंपलसरी लाइसेंस के। सर पावर ऑफ कंट्रोलर तो 88 में है ना। लेकिन एक चीज समझिएगा, आफ्टर इवेल्युएशन द कंट्रोलर अलाउड द कंपल्सरी लाइसेंस and proceeded to settle terms as। जो टर्म्स होती हैं लाइसेंस की, वो कौन से सेक्शन से सेटल करते हैं कंट्रोलर? 90 से 90 90 से 90 से। टर्म एंड कंडीशन है। अब इस क्वेश्चन को, इस चारों ऑप्शन को पढ़िए और चेक कीजिए कि क्या ये ऑप्शन इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। सारिका मैम प्लीज टेक ऑफ। सर अगर जमीर सर हैं क्या आप यहाँ पर? अभी नहीं है शायद। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। सारिका मैम आप इसको टेक ओवर कीजिए, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ। ओके ओके। अखिल सर आप करेंगे ये? हाँ ठीक है इसमें। मैम इसमें अगर देखा जाए तो ये जो क्या बोलते हैं सेक्शन 90 की कंडीशन ही चेक करनी पड़ेंगी कि कौन कौन सी फॉल कर रही है इस ऑप्शन में। तो लाइक जो फर्स्ट ऑप्शन है कि वाइल फिक्सिंग द टर्म्स द कंट्रोलर मस्ट एंश्योर दैट द वीरा क्योर जेड इज मेड अवेलेबल एट द रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस एंड द इन्वेंशन इज वर्क टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। तो मैम ये ऑप्शन मतलब मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लाइक जब वो टर्म्स फिक्स करेंगे तो कंट्रोलर इंश्योर करेगा कि वीरा के और जेड को कि लाइक जो उसको कंपलसरी लाइसेंस मिल रहा है तो वो रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस पे होना चाहिए और जो इन्वेंशन है वो फुली एक्सटेंट पे वर्क करना चाहिए रेदर देन अलाउइंग द प्रॉफिटेरिंग बाय द मेडिक्योर, मतलब प्रॉफिट को एस्केप करके मतलब थोड़ा बहुत। तो मैम ये ऑप्शन ट्रू है। Then second one is the controller is legally bound to ensure that the compulsory license remain non-exclusive, non-assignable, and primarily aimed at at supplying the Indian market. Though limited export may be permitted in special circumstances. हाँ मैम, तो लाइक ये सब कंडीशंस इसमें गिवन है सेक्शन 90 में कि जो कंपलसरी लाइसेंस होता है वो नॉन एक्सक्लूसिव और नॉन असाइनेबल होता है और उसका मेन एम यही होता है कि वो मतलब इंडियन मार्केट मतलब कमर्शियली इंडिया में ही वर्क करे और एक्सपोर्ट का जो है वो भी लिमिटेड पर्पस के लिए ही होता है। वो उसमें होता है क्या बोलते हैं आई थिंक सेमीकंडक्टर वगैरह के केस में होता है। हाँ 92 में ये भी होता है। चलिए सॉरी सर, हम्म, आते हैं तो सेकंड इसलिए ऑप्शन।
सेकंड इज करेक्ट इसमें। चलिए देख लेते हैं। कंट्रोलर इज लीगली बाउंड टू इंश्योर दैट कंपल्सरी लाइसेंस रिमेन नॉन एक्सक्लूसिव, नॉन असाइनेबल and primarily aimed at supplying the Indian market, though limited export may be permitted in special circumstances. क्या ये सेक्शन सही है, ऑप्शन सही है? यस सर। यस सर। यस सर। तो ऑप्शन हो गया करेक्ट। चलिए अगले आते हैं। द कंट्रोलर may determine a reasonable royalty but cannot accept Medicare's demand for an exclusive license. A section 90 prohibits licensing terms that defeat public interest. कि भाई जो सबसे बड़ा जनरल थॉट है एक तरफ से देखा जाए कंपल्सरी लाइसेंस के पीछे, वो पब्लिक इंटरेस्ट ही तो है। अगर वही डिफीट हो रहा है, वही प्रोहिबिट हो रहा है, तो फिर कंपल्सरी लाइसेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा ही डिफीट हो गया। तो कंपल्सरी लाइसेंस जहां भी आएगा 90 तो लगेगा ही लगेगा। मतलब कहीं से कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए काम हो रहा है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। यस सर। अच्छा, लास्ट, द कंट्रोलर मस्ट इम्पोज a total prohibition on exports under every compulsory license, even if linked to public health or anti-competitive situation. बिल्कुल सही। नहीं क्या सर, लग रहा ये है? wrong है, हाँ जी, wrong है। सर रॉन्ग एक्सपोर्ट तो है। नहीं हो सकता ऐसा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कहती है। हम्म। controller must impose a total prohibition on must impose a total prohibition on exports under every compulsory license, even if linked to public health. यहां पर कुछ नहीं। घंटी बज रही है। हाँ हाँ हाँ, नहीं सर, 92 ठीक है। नहीं wrong है। 92 और 92A। दोनों। तो ये ऑप्शन रॉन्ग ये हो गया। ऑप्शन रॉन्ग हो। हम्म। सर्टेन कंडीशन में तो एक्सपोर्ट अलाउड होता है। तो सही ऑप्शन क्या है? ABC। ए बी सी। चलो आगे बढ़ते हैं। रजत सर। यस सर। सर गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? सर ये क्या ऐसा नहीं है कि ये ऑन डायरेक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है वो प्रोविजन होती है नहीं नहीं या सर, एक्सपोर्ट होती है? सर एक पर्टिकुलर सेक्शन इसी चीज के लिए बनाया गया है, दैट इज 92A। वो जी ये प्रिविलेज देता है कि अगर जैसे हमारे आसपास या कोई भी कंट्री जो इनकेपेबल है अपने लिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, जी जैसे अगर हम देखें जो हमारे इंडिया के आसपास ऐसी बहुत सारी कंट्री आपके माइंड में आएंगी जो खुद से मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज उनके पास अभी उस लेवल पर नहीं। नहीं, मैं यहाँ ये पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ क्या उसी इसमें हमें कंट्रोलर के पास ही पावर होती है या नहीं नहीं गवर्नमेंट के उसी थ्रू चीज ही वो? उसी जी चीज का आंसर दे रहा हूं मैं सर आपको। तो जी ऐसी जो कंट्रीज होती है ना सर, ये एक नोटिफिकेशन निकालती है दैट वी आर इनवाइटिंग द कंट्रीज हु हैव कैपेबिलिटी कि आप वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाइए और हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कीजिए। तो जी जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री ने एक नोटिफिकेशन निकाला और उसमें इंडिया का नाम है, हम्म तो इंडिया में अब जो भी पर्सन इंटरेस्टेड होगा उस नोटिफिकेशन की कॉपी दिखाकर कंट्रोलर को कंपल्सरी लाइसेंस की डिमांड कर सकता है कि मुझे इस एक्सपोर्ट के लिए कंपल्सरी लाइसेंस दिया जाए, दैट इज स्पेशलाइज्ड इन 92A।
अब राइट इस कंपल्सरी लाइसेंस में क्या होगा कि वो जो पर्सन है ना जिसको लाइसेंस दिया गया है सर, उसके पास सिर्फ एक ही राइट होगा कि आप प्रोडक्ट बनाइए और उस कंट्री में एक्सपोर्ट कीजिए. That is the only license condition given to him. That person cannot do any kind of business in Indian territory. ओके That is the special provision, sir. ठीक है ठीक. तो वहां पर दिनेश सर पर्टिकुलरली ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए रखा गया है, नॉट अदर जी देन सर. दैट. दैट इज वाई जी इसको लिखा गया इवन इफ लिंक्ड टू पब्लिक हेल्थ. ओके सर, आई थिंक अब क्लियर हुआ होगा. जी 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 बिल्कुल. चलिए आगे बढ़ते हैं. On 12 March 2022, Inventotech Private Limited filed a complete specification for a 3D bioprinter based tissue scaffold invention in India, claiming no priority. Okay. The application was referred to examination under section 12 and the examiner during the section 13. अच्छा, section 13 किससे related है? Anticipation. Search cited. पहला, a previously published Indian patent specification from 2018 filed before and published before Inventotech's filing date. ये किस तरह का एंटिसिपेशन हो गया? प्रीवियस publication. Previous publication. Another Indian application filed by a different applicant before Inventotech's filing, but published only after Inventotech's filing date. तो ये एंटिसिपेशन हो गया प्रायर क्लेम का. A foreign research article published in Japan 6 months before Inventotech's filing date. Foreign research article published in Japan 6 months before Inventotech's filing date. ये हो गया नॉन पेटेंट लिटरेचर, एक तरह से पब्लिक डोमेन का पब्लिकेशन जो हो गया. तो ये तीनों साइटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो एंटिसिपेट कर रहे हैं सेक्शन 13 में. Inventotech amended its specification before grant and argued that the examiner's citations prove that the patent office has guaranteed validity of the patent. Inventotech amended its specification before grant and argued that the examiner's citations prove that the patent office has guaranteed validity of the patent after search and examination. The controller rejected this argument and issued FER. अब मुझे ये स्टेटमेंट जो है ना इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए. That prove that the patented office has guaranteed validity of the patent after search and examination. इसको एक्सप्लेन कौन करेगा? सर ये सेक्शन 13 सब क्लॉज 5 में गिवन है. मतलब ये एक्चुअली में ये है कि होता क्या है कि लाइक जो एग्जामिनेशन के टाइम पे जो एप्लीकेशन पे इन्वेस्टिगेशन और जो सर्चेज होते हैं ना, और उसके बेसिस पे जो ग्रांट मिलता है, तो आप तो इन फ्यूचर जाके अगर वो
रिवोक हो जाता है या फिर उसमें और कुछ आ जाता है, तो पेटेंटी क्या है कि मतलब ना उन पे ऑफिसर्स वगैरह पे या जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे केस नहीं कर सकता कि आपने तो मुझे वैलिडिटी दी थी मेरे पेटेंट की। तो हम्म ये सेक्शन ये है, इसमें काफी अच्छा सेक्शन है ये वैसे। मतलब इट्स काइंड ऑफ कि लाइक इम्यूनिटी है ये पेटेंट ऑफिसर्स के पास, इवन द, और इट इंक्लूड द सेंट्रल गवर्नमेंट। ग्रेट ग्रेट सर, परफेक्ट एग्जाम एक्सप्लेनेशन सर। अब आते हैं ऑप्शंस के ऊपर। द एग्जामिनर was correct in citing both the earlier published Indian specification and the later published Indian specification filed before inventor tax filing date, because section 13 requires a prior claim as well as prior publication search from Indian patent database। क्या ये बात सही है सर? क्या ऑप्शन सही है ये? यस सर। तो ये ऑप्शन सही है। The foreign article can also be cited because the examiner must search for anticipation by publication in India or elsewhere in any document before the filing। क्या ये ऑप्शन सही है? यस सर, क्योंकि वो थ्रू आउट मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसर्च होता है, तो सही है। क्या बात सर, अखिल सर सिर्फ आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं? सभी लोग बिजी हैं शायद कहीं। नहीं नहीं सर, दे रहे हैं ना कि सर ये थक जाते हैं दिन भर के काम से, सही बात है। नहीं नहीं चलिए, सर। तो नहीं थके हैं? फंस गए बोल के। सर आपने तो बात ही पकड़ ली। चलो अब हम एक एक को बुलाते हैं। द अमेंडेड स्पेसिफिकेशन मस्ट अंडरगो fresh examination because section 13 mandates re-investigation of amended claims before grant। गंगा सर, क्या यस ये सर। ऑप्शन, क्या ये स्टेटमेंट सही है सर? थर्ड ऑप्शन। हाँ सर सही है। ओके, अगले पे आते हैं। इन्वेंटर टैक्स आर्गुमेंट दैट a patent office search guarantees validity is legally incorrect since it expressly states that examination and investigation do not warrant validity of application। बाजिया मैम, यस सर। क्या ये फोर्थ स्टेटमेंट सही है? हाँ सर, ठीक है। क्यों सही है? नहीं सर, ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? नहीं। तो ठीक क्यों नहीं है? अ, सर ये इसलिए ठीक नहीं है कि मतलब कोई बात नहीं। मोनिका मैम, सब मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन तो वारंटी नहीं देती है कि वैलिड है बिल्कुल पेटेंट या फिर नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो इनका जो आर्गुमेंट है वो टोटली इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन मैच कर लीजिएगा आंसर की में, क्या इसका सही ABCD ही है? क्योंकि मुझे ना जाने क्यों थर्ड स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ लग रही है। सर अमेंडेड स्पेसिफिकेशन तो री इन्वेस्टिगेट होती है ना, फिर वो बट री होते हैं एग्जामिन ना भी सर, होती है। एग्जामिनेशन भी बट होता वो है, क्योंकि 13 में कुछ नहीं भी है लिख सर के दे शायद दे ये। तो सर कैसा चलेगा। एक 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 बोलिए, एक एक प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, एक एक बोलिए। आई थिंक सारिका मैम आप बोल रहे थे, आपकी ना आवाज कम आ रही है मैम, सॉरी। तो वो कभी कभार क्लैरिटी नहीं आ पा रही कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये आ हेलो, रही है सर। आवाज तो आ रही है मैम, आवाज क्लैरिटी नहीं है उसमें, साफ नहीं सुनाई दे रहा है। जी मोनिका मैम आप कंटिन्यू कीजिए।
तब मेरे अकॉर्डिंग सेक्शन 13 में ये नहीं लिखा हुआ है, ये कल ही पढ़ा था बट स्किप हो गया मेरे माइंड से। ये कहीं और लिखा हुआ है। ये सेक्शन 13 में नहीं है सर, लेकिन जहां तक मुझे याद है कहाँ लिखा हुआ है फिर ये चीज? वो तो स्किप हो सर गई, ये कल पढ़ी सेक्शन थी। 12 में है, क्योंकि गारंटी वो नहीं देता एग्जामिनेशन प्रोसेस। नहीं नहीं, चलो तो था। कि अमेंडमेंट के बाद एग्जामिनेशन दोबारा होता है, ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? सर 57 में है क्या? 57 में? नहीं, 57 या 59 में होगा। चलो अभी इसको सही मानकर चलते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन तो होता है, री एग्जामिनेशन होता है, बट 13 में होगा ये नहीं अभी पता, तो अब इसको हम सही मान के चलते हैं। तो ABCD इसका आंसर आए 45। Mr. Raghav Suri, a registered patent agent, has been practicing for 7 years. A complaint is filed alleging that he is suppressed his earlier criminal conviction at the time of registration. Okay. Meanwhile, in a separate incident, he also gave misleading statements to a client and was found guilty of professional misconduct. In a disciplinary inquiry, the controller issued him a notice providing an opportunity of hearing. अच्छा, ये कौन सा सेक्शन आएगा? सेक्शन कौन सा आएगा? सर 130 है 123। ना सर? 130। हालांकि ये सेक्शन से नहीं, ये रूल से है क्वेश्चन। रूल से है, रूल से। ये रूल से है क्वेश्चन, इसका सेक्शन नहीं है। ये जो लिखे हैं ये रूल से आएगा। After the hearing, the controller ordered removal of his name from the patent agent register. हाँ, यहां पर आ गया 130, सेक्शन 130। बट ये जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, क्रिमिनल कन्विक्शन, प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट, ये सब ये रूल्स से आता है। 117 रूल। मैम रूल नंबर मुझे सही में याद नहीं है, तो मैं इसलिए बोल नहीं रहा हूँ। चेक कर लेते, चलो काम करते हैं, चेक कर लेते हैं। आप बोल रहे हो तो सही ही होगा, एक बार चेक करो। 117 या 116 ऐसा है। 116 है। नहीं नहीं, 117 या 116 ऐसा कुछ है। चलो देख लेते हैं, मुझे भी याद नहीं। ये रहा 116, आप सही कह रहे थे, 116। Removal of a name, removal of a name from the register of patent agents. Controller may delete from the register of patent agents the name of any patent agent if from whom a request has been received. हाला अगर सोडू नका, काय मी तोड करणार आहे. पेटेंट एजेंट अगर खुद से रिक्वेस्ट करता है कि भैया मेरा नाम हटा दो, अच्छा अगर ये रिक्वेस्ट करनी है तो फॉर्म कौन सा लगेगा? 23। 23। फीस 1600 रुपये सर। 1600 है? 3200। हाँ, नहीं 1600। नहीं 1600 सर। 3200 तो नहीं है, वो तो 22 की वो है। तो 22 का है, ये इसलिए बोला 3200 है। हाँ तो 1600 और 3200 उल्टा है। चलो, या फिर वो डेड हो गया, ही इज डेड, और when the controller has removed name of a person under subsection 1 of section 30. चलो ये देखेंगे। If he has defaulted in the payment fees under rule 115 by more than 3 months, मतलब रिन्यूअल नहीं भरा उसको, if he ceased to be a citizen of India, provided that except under clause A and B, before removing the name of any person from the register of patent agents, under this rule such person shall be given a reasonable opportunity of being heard. लेकिन इसमें वो वाला नहीं आया है।
अब फिर वो रूल कौन सा होगा? 117 तक तो नहीं है। मिसकंडक्ट वो मुझे लगता है पेनल्टी में जाएगा, वो मैं वही बोल पेनल्टीज के जो रूल्स हैं उसमें होना चाहिए वो। पेनल्टीज में जाएगा सर ये 123 में शायद। मैं नहीं, नहीं सर, वो क्राइटेरिया नहीं है, उसमें से है वो हमारा पेटेंट एजेंट के सेक्शन नहीं है। डिसक्वालिफिकेशन फॉर हाँ रजिस्ट्रेशन हाँ, उसमें देखो। 114, हाँ ये है। पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड एज अ पेटेंट एजेंट। भाई पहली बार वो एलिजिबल ही नहीं होगा, तो 114। अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, discharged insolvent but not obtained the certificate, convicted by a competent court in anywhere in this world, professional misconduct, and being a chartered accountant has been guilty of negligence or misconduct. तो ये रीजन होते हैं अगर कोई पेटेंट एजेंट डिसक्वालीफाई माना जाता है। यस सर। चलिए इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। Raghav files an application seeking restoration of his name, arguing since removal was based on misconduct and not on an error in registration, section 130 should not apply. ये तो नहीं होगा, अप्लाई तो होगा भाई मिसकंडक्ट। Restoration must be automatic since he has reapplied within 6 months. No, ऐसा कोई क्लॉज नहीं होता। क्या ये दोनों आर्गुमेंट राघव के सही है? नहीं। नहीं। तो पहला ऑप्शन, द कंट्रोलर वॉज लीगली एम्पावर्ड टू रिमूव राघव्स नेम सिंस सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट एंड प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट आर वैलिड ग्राउंड्स फॉर रिमूवल। ये बात सही है। बिफोर रिमूवल गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग इज मैंडेटरी। ये भी सही है। रिस्टोरेशन इज नॉट ऑटोमेटिक, must show sufficient cause and apply in the prescribed manner। ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर आ गया ए बी सी। 46, Innovexa Labs Private Limited holds a patent granted in India for a medical device. The patent is being commercially worked in India through exclusive license. See, okay, a patent is being commercially worked in India through exclusive licensee। इसका मतलब ये एक्सक्लूड हो गया। Medisarc Private Limited on 2nd of April 2024, the controller issued a notice requiring detailed information on the extent of commercially working। ये commercially working में क्या याद आ रहा है? सेक्शन और फॉर्म बताइए कौन सा? 146 और 27। 27। एक सर एक काम करते हैं, हैंड रेस कीजिए प्लीज। उसमें क्या होता है ना, आप क्या बोल रहे हैं वो मेरे तक नहीं पहुंच पा रहा है। जी अखिल सर बोलिए। सर 146 सेक्शन और 27 फॉर्म। परफेक्ट। कोई और कुछ कहना चाह रहा हो? नहीं सर, ऑप्शन में है नीचे, हम डिस्कस करते हैं। अच्छा वो पूरा याद है। द नोटिस डायरेक्टेड इनोवेक्सा टू सबमिट द डिटेल्स within 2 months. Meanwhile, Innovexa also failed to submit its annual working statement, which is required at prescribed intervals. The in-house legal team assumed that since a controller notice was already issued, on 10th June 2024, Innovexa requested a time extension, citing internal delays and asked for condonation. Controller must decide whether Innovexa can get a extension for compliance and be relief from missed Form 27 final। क्या मिस्ड फॉर्म 27 से रिलीफ मिलेगा?
नहीं सर। चलो देखते हैं, ऑप्शन पे आते हैं। 1. Innovax was mandatorily required to file Form 27 periodically, even without any controller notice. ये पॉइंट सही है। हाँ। हाँ सही तो सही है। The controller may allow additional time beyond 2 months from the Section 146 notice using Rule 138 Form 4. सही सही है। है। सही है सर। Missing Form 27 deadline can be condoned under Rule 138 since it allows up to 6 months extension from any delay under the patent rules. 138 आ गया। ये भी सही है। ऑप्शन सही सही है। है। सही है सर तीनों। सारा ही सही है, सब सही है। हम्म, 47. MedTech Vision Private Limited holds a granted patent for a robotic surgical arm used in government trauma centers. In March 2024, the Ministry of Health procured multiple units of the device and installed them in district hospitals without executing any license agreement or paying royalty to MedTech Vision. Around the same time, a government medical college reverse engineered the device for teaching and student research without seeking the patentee permission. Yes, Akhil sir. सर ये 46 में आंसर की में ए और बी करेक्ट दिखा रहा है, सी को रॉन्ग दिखा रहा है। Okay. हम्म। तो सर मतलब वैसे तो देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन सही ही है, बट क्या पता आंसर की में गलत हूँ। C option. हम्म। Missing Form 27 deadline can be condoned. सर ऑप्शन तो सही है ये। एक मिनट दीजिए मुझे। हम्म। मिसिंग फॉर्म 27 डेडलाइन कैन बी condoned. ये सही है सर, ऑप्शन तो गलत तो नहीं होना चाहिए। सही है सर मेरी तरफ से तो। फिर तो सर मैं इसको, आंसर की में गलत हो सकता है फिर। हो सकता है सर, क्योंकि सही बताऊं तो मेरी आंसर की में भी 1 और 2 ही है मेरे पास। हम्म। बट चलो मैं इसको देखूंगा कि ये ठीक है गलत सर। क्यों बोल रहा है। मिसिंग फॉर्म 27 डेडलाइन। मिसिंग हो गए इसलिए तो हम 138 का लेते हैं ना सर। हम्म। हाँ सर ऐसा बट ही सर 6 मंथ के बाद भी गया तो हम ले सकते हैं। सर बट अगर जैसे कंट्रोलर अगर मांग रहा है तो 2 महीने में रिप्लाई करना होता है ना, तो उसमें है ऐसा ये रूल वाला। क्योंकि मैंने इसको ना क्योंकि दो वो 2 सिनेरियो। महीने की जो टाइमलाइन है वो एक्ट से आती है सर। और वो एक्ट में, इसलिए मैं बोल रहा था। मैंने सर इसको ना, मैं आप बताता हूँ, कल या परसों पूरा एक दिन इसको पढ़ा है, 4-5 घंटे 146 को। इसलिए हम्म, मैंने इसको क्या काफी अच्छे से लिखा हुआ है, तो यही कह रहा कि चलो क्योंकि इसमें 2 सिनेरियोज है सर। पहला तो ये है कि कंट्रोलर मांग रहा हो, और दूसरा अपन को सबमिट करना हो विदाउट चलो। मतलब। तो सर इसमें चेक कर लो आप एक बार। मेरे को लग रहा है ये वो फर्स्ट वाले सिनेरियो है जो कंट्रोलर मांग रहा है, और वो उसने मिस कर दिया है। हाँ 146 तो ये आ गया सर सेक्शन। हम्म। 2 महीने की टाइमलाइन तो एक्ट से है सर, इसमें तो कॉन्डोन नहीं हो सकता। वही सर। इसमें तो नहीं होगा सर सेक्शन, ये जो सेकंड ऑप्शन है ये तो सही नहीं है, ये गलत है। और मिसिंग फॉर्म, सेकंड ऑप्शन सही नहीं है सर, थर्ड तो सही है। देखो अगर फॉर्म 27 मिस हो गया है, मतलब आप टाइमलाइन से आगे बढ़ गए, तो 138 का कॉन्डोन तो है। बट हम्म। इसमें सर पता, अब एक चीज आती है
कि ये मिसिंग जो है ये ऑन कंट्रोलर्स डिमांड वाला है या खुद से जो भरना था वो है। हाँ सर, अब उसके लिए क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना कि इसमें मतलब कौन सा हाँ, वर्क। समझ पा रहे हैं? ये मेरा पॉइंट कनेक्ट कर पा रहे हैं सभी लोग कि अगर ये मिसिंग जो हुआ है ये मिसिंग हुआ है ऑन कंट्रोलर्स डिमांड पर, कि मान लीजिए कंट्रोलर ने डिमांड किया और तब हम नहीं दे पाए क्योंकि इसलिए सर उसके, वो हाँ इसलिए इसलिए वो स्टेटमेंट वो ना गलत जा रहा है। और सर लेकिन सर सेकंड पॉइंट मग ये है कि इसमें कोई ना तो दो ऑप्शन तो करेक्ट होने चाहिए हमारे पास। एक हाँ जी, जी सर क्या मैम सर बोलिए। सेकंड वाला भी इनकरेक्ट हो गया तो हमारे पास दो ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए ना। मैम होना तो चाहिए लेकिन अब हाँ वहां एक कुछ अब गड़बड़ हो रही है तो उसको मानना तो पड़ेगा ना। वो रूल को हम यहाँ अभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे मैम क्योंकि ये पेपर मेरा बनाया है, ये पेटेंट ऑफिस का नहीं है ना। वैसे नहीं बोल रहे। थर्ड में तो नहीं दिया ना, फ्रॉम कंट्रोलर ने जब डिमांड किया वहां से मिसिंग हुआ है। नहीं वो आपकी बात सही है, अभी ऑप्शन सही है गलत है उसको अभी जज नहीं कर रहे हैं, एक कंडीशन समझ रहे हैं कि अगर ऐसा है तो गलत है और अगर ऐसा है तो सही है। हाँ तो अभी हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं वहां पर, तो आपका पॉइंट सही है कि अगर एग्जाम में ऐसा हुआ तो देखो मिनिमम दो तो ऑप्शन चाहिए ही चाहिए, फिर तो वो ऑप्शन सही आएगा कि भैया मिसिंग डेडलाइन कैन बी कॉन्डोन, ये बात समझ में आता है। लेकिन ये मिसिंग डेडलाइन कब की है ये वो क्वेश्चन। फर्स्ट वाली है कि सर कंट्रोलर ने 2 मंथ में विद इन मांगा है, वो मिसिंग हुआ है। ऐसे दो बंदे। हाँ, जो 3 इयर्स पे हमको देना है ना, हम्म अगर वो वो मिस वाली हुआ है है तो तो वो हो मिलेगा सकता है कंट्रोल। कंट्रोल। तो ठीक है ये। हम्म अगर कंट्रोलर ने मांगा था 2 महीने के अंदर देना ही देना है फिर आपको हम्म 138 नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं सभी लोग? देखिए जिस जिसको समझ में नहीं आया वो थम्स अप दीजिए, जिसको समझ में आया वो क्या देगा, पेप्सी, लिम्का, ठंडा है भाई नहीं। जयवीर सर मेरा ही गला घोटेंगे, तेरे को सबको बोल रहा हूँ मत पी और तू प्रमोट कर रहा है। आप वापस से एक बार बता। देखिए मैम, सर ए एंड सी ऑप्शन सही होंगे ना फिर तो इसमें। हाँ क्वेश्चन पढ़। अच्छा यानी जब कंट्रोलर 2 महीने का समय देता है तो उसके बाद हम उसको एक्सटेंड नहीं करवा सकते। नहीं सर, अगर जो हमें खुद से भरना होता है ना सर एवरी 3 इयर्स, जी वो टाइमलाइन एक्सटेंड करवा सकते हो। सर कंट्रोलर भी क्या टाइम तो प्रोवाइड करता है इसमें भी 2 मंथ्स का, बट इस वो क्या है 138 के थ्रू नहीं आता है वो, ऐसा होता है हाँ इसमें। देखिए थोड़ा इसको प्रॉपर से एक्सप्लेन करते हैं। दिनेश सर, जी सर। रूल 138 जो है ना ये एक स्पेशल रूल अभी बना है, ये जी कहता है कि एनी टाइमलाइन गिवन इन रूल्स कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 6 months बाय यूजिंग दिस रूल। जो टाइमलाइन रूल में स्पेसिफाई की गई है आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग रूल 138 अप टू 6 months। ये पॉइंट क्लियर हुआ दिनेश सर? जी सर। बट अगर कोई टाइमलाइन एक्ट में डिफाइन की गई है उसको एक्सटेंड नहीं करवा सकते यूजिंग रूल 138। तो ये ओके जो 2 महीने की टाइमलाइन है ना सर ये वाली, जी। ये एक्ट में डिफाइन की गई है। हम्म। दैट इज वाई रूल 138 उस पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। जी बट जो एवरी 3 इयर्स में जो हमें फॉर्म 27 फाइल करना होता है, मतलब जो पेटेंटी या लाइसेंसी है ना सर, he is जी obliged by this that he has to file form 27 with a regular period of 3 years। जी ये पॉइंट जो बताया गया है ये रूल्स में है, तो इसीलिए यहां पर रूल 138 से एक्सटेंशन मिल सकता है 6 months का। जी बिल्कुल ठीक। ठीक है सर, बट अब यहां पर दो क्वेश्चन आते हैं दिनेश सर कि ये जो बोला है मिसिंग फॉर्म 27,
भैया ये कौन सी सिचुएशन में मिस हुआ है, जब मुझे खुद से भरना था वहां पर, या फिर कंट्रोलर ने डिमांड की थी वहां पर? अगर कंट्रोलर ने डिमांड किया सर, दिनेश सर, तो क्या जी। मैं 138 से एक्सटेंशन ले पाऊंगा? नहीं। नहीं ले पाऊंगा। अगर मुझे खुद से भरना था तो क्या मैं रूल 138 से एक्सटेंशन ले सकता हूं? जी हाँ। इसीलिए ये ऑप्शन में जो है दो एस्पेक्ट बन पा रहे हैं, बट अभी हम इसको सही लेकर चलते हैं, गलत नहीं लेंगे। ऑप्शन 2 इज नॉट करेक्ट, 1 एंड 3। ओके। अगर किसी का ऑप्शन ये क्वेश्चन गलत हुआ हो तो वो 3 मार्क्स एक्स्ट्रा जोड़ सकता है अपने उसमें। चल, इस पे कोई क्वेश्चन अभी तक? अखिल सर, सारिका मैम, एनी फर्दर डिस्कशन? मोनिका मैम, अर्चना मैम, साक्षी मैम, एनी क्वेरी? क्लियर है सर। क्लियर है सर? क्लियर मैम? यस सर, क्लियर है। ओके। 47, medtech vision private limited holds a granted patent for a robotic surgical arm used in government trauma centers. In March 2024, the Ministry of Health produced multiple units of the device and installed them in district hospitals. ठीक है? Without executing any license agreement or paying royalty to medtech vision, around the same time, Government Medical College reversed engineered the device for teaching and student research. अच्छा, यहां पर सेक्शन कौन सा लग रहा है? 99, 100, 101, 100, 200, 300। 47। 47 लग रहा है इसमें। 47। क्वेश्चन नंबर 47, सेक्शन सेक्शन 47। नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में लगेगा सेक्शन 47। सर फर्स्ट वाले में 99 नहीं लगेगा पॉइंट में? नो, 47 के क्लॉज याद कीजिए मैम। 47 में क्या गवर्नमेंट यूज नहीं कर सकती है कोई पेटेंट को? नहीं सर, वो तो 3 कंडीशंस में यूज कर सकती है। बस कर सकती है ना? 47 तो हो गया। हाँ, विदाउट सीकिंग पेटेंटिस परमिशन, मतलब एक गवर्नमेंट कॉलेज ने उस डिवाइस को रिवर्स इंजीनियर किया और यूज किया स्टूडेंट के लिए टीचिंग और रिसर्च पर्पसेस पर। medtech vision sent a legal notice to both the ministry and the medical college alleging patent infringement। अब बताइए क्या ये इंफ्रिंजमेंट है? नहीं, इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। नहीं है। तो अब डायरेक्ट ऑप्शन पे आते चलो। गवर्नमेंट में यूज और इंपोर्ट द पेटेंटेड डिवाइस फॉर इट्स ओन यूज without patentee consent, and such use does not amount to infringement। इन्फ्रिंजमेंट। सही है। The use of the patented device by the government medical college for instruction and research in protected as experimental use and no injunction can be claimed। ये statement सही है। The government must obtain a compulsory license before using, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। कोई कंपल्सरी लाइसेंस सरकार को नहीं चाहिए। तो ऑप्शन ए एंड बी। बी। 48। सर यहाँ एक क्वेश्चन है मेरा। यस सर, आई वाज वेटिंग सर। जी, किसी का भी इन्वेंशन है तो गवर्नमेंट यूज कर सकती है, तो क्या उसको वो खर्चा पानी नहीं देगी सर, रॉयल्टी नहीं देगी? सर उस केस में अगर कोई भी पेटेंटेड आर्टिकल है ना सर, गवर्नमेंट अगर उसको अपने पर्सनल यूज में लेती है और वो भी नॉन कमर्शियल, जी। वहां पर उसको कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ओके। ठीक है सर। अब यहां पर उन्होंने लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ प्रोक्योर्ड मल्टीपल यूनिट्स ऑफ डिवाइस एंड इंस्टॉल्ड देम इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विदाउट एग्जीक्यूटिंग, क्योंकि उन्होंने अपने हॉस्पिटल के लिए यूज किया है, खुद के लिए, नॉन कमर्शियल यूज के लिए यूज किया है सर।
दैट इज वाई इन दैट केस उसको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। अगर कमर्शियल अगर यूज के डिस्ट्रिक्ट लिए हॉस्पिटल करती में है, भी पैसा तो लेते ही हैं। कमर्शियल यूज नहीं होता ना सर वो, जी। ये चीज है। मतलब कमर्शियल इन द सेंस उसको बेच नहीं रहे एक तरह से, कहीं उससे जी जी बिजनेस जी। नहीं जनरेट कर रहे। हम्म। और सर ठीक जहां है, पे पब्लिक इंटरेस्ट की बात आ जाती है ना सर, तो वहाँ कर सकते हैं। हाँ, पब्लिक ठीक है। हेल्थ इंटरेस्ट की बात आ जाए तो गवर्नमेंट ऑलवेज हैव वीटो पावर सर, तो जी कर सकते जी। हो तो। हाँ, ये ऑप्शन सही है। यू, अच्छा अपन तो अगले पे आ गए थे, सॉरी। 48, Crystal Ware Industries obtained a registration for a geometric glass jar design on 10th January 2023. In June 2023, Crystal Ware discovered that Home Style Traders was selling identical looking jars in local retail markets. Investigation revealed Home Style had imported the jars from China and started selling them in India. Okay. दोबारा पढ़ते हैं। क्रिस्टल वेयर इंडस्ट्री ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इन जून 2023 क्रिस्टल वेयर डिस्कवर दैट होम स्टाइल ट्रेडर्स वाज सेलिंग आइडेंटिकल लुकिंग जार्स इन लोकल रिटेल मार्केट। अब ये आइडेंटिकल लुकिंग की बात आ गई तो कहीं ना कहीं भाई आ गया डिजाइन एक्ट से। होम स्टाइल हैड इंपोर्टेड द जार्स फ्रॉम चाइना एंड स्टार्टेड सेलिंग देम इन इंडिया, तो ये दोनों ही काम गलत हो गए। अच्छा, ये कौन सा सेक्शन लग रहा है अब यहाँ पर डिजाइन एक्ट का? 22 पायरेसी। 22 बहुत बढ़िया पायरेसी। बढ़िया, लेकिन हैंड रेज नहीं किया। 22 पायरेसी ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन। होम स्टाइल claimed they were not the manufacturer and therefore could not use, sued for piracy. Crystal Ware filed a piracy suit seeking a damages of 25,000 per contravention and an injunction. During the suit, Homestyle pleaded that design lacked novelty and should not have been registered in the first place. District Court identified a valid challenge and considered transferring the matter. अच्छा, यहां भी ट्रांसफर हो गया। हाँ, बात सही है भाई, हाईकोर्ट में जाएगा। हाँ हाँ, सर। ट्रांसफर होता है ना सर, सर कैंसिलेशन के लिए सेम आया, वही वो पेटेंट की जब चैलेंज रिवोकेशन के लिए करते हैं। आया तो जाएगा। तो देखा जाए ना, 80% जो प्रोविजंस हैं इसके वो सेम ही है। पेटेंट जैसे हैं। हम्म। Importing a product bearing a registered design for sale in India without consent of proprietor is itself piracy. बात सही है। Even if the seller is not the manufacturer. SIP. ठीक। The defendant may, अच्छा ये ऑप्शन तो सही है। हाँ, The defendant may take an cancellation ground as a defense in a piracy suit. ये बात भी सही है। अच्छा, यहां पर एक और डिफेंस यूज कर सकते थे, वो कर सकते थे, कौन सा कोई बता सकता है? सर वो डिजाइन की जो डेफिनेशन है 2D में वो वाला। नो, लैक ऑफ नोवेल्टी बोला है ना उन्होंने। नहीं ओके। काउंटर ना, वो तो सब 2019 में आएगा ही सर, कैंसिलेशन में। कैंसिलेशन में आएगा। हालांकि वो सिनेरियो यहां पर नहीं है, बट एक पूरे एक्ट के अंदर एक ऐसी कंडीशन और है जिसको डिफेंस की तरह यूज किया जा सकता है। सर वो चलिए, पब्लिक मोरालिटी। नहीं, इंटरेस्ट वाला जिसमें वो कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक करती है। एक करके हैंड रेस करके एक एक बोलिए। जी अखिल सर बोलिए पहले आप। सर वो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक करती है इन द नहीं इंटरेस्ट। नहीं नहीं नहीं, गंगा सर। ये मतलब वो डिपेंड था कि मेरे नॉलेज में नहीं था कि डिजाइन ऑलरेडी है। नहीं, सारिका मैम। ओ, वहां से इंपोर्ट किया है ऑथराइज पर्सन के नहीं ऐसा। नहीं नहीं, मोनिका मैम। हालांकि वो कंडीशन यहां पर नहीं है, तब भी मैं पूछ रहा हूं, इन कंडीशन से बाहर जाके सोचिए, गिवन सिनेरियो से बाहर जाके सोचिए। मोनिका मैम, एनी आंसर फ्रॉम योर साइड? ओपीडीएस ही आ रहा है फिलहाल तो। जी गंगा सर।
सर एग्जैक्ट नहीं आ रहा सर, जिसमें मतलब प्रोप्राइटर से मुझे बस फॉरेन से बनाता है बट एक्सपोर्ट कर देते हैं, ऐसा कुछ क्या? नहीं नहीं, साक्षी मैम। और कुछ नहीं? नहीं पता सर। अर्चना मैम। सर कौन? यस सर, दिनेश सर। कहीं ऐसा तो नहीं ये जार जो है वो चाइना से उसने इंपोर्ट किए हैं हाँ। और वहां पे प्रोटेक्टेड है या नहीं? नहीं, ऐसा भी नहीं है सर। प्रदीप सर। नो आइडिया सर। रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन इन लाइसेंस। सर याद आया सबको? लेकिन सर पेटेंट वाला याद आ रहा है। ये यहाँ क्यों भी है इधर 40। आएगा? अगर आपके पास मान लीजिए लाइसेंस है किसी डिजाइन का, बट आपके लाइसेंस में रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन है और आपने कल को किसी तरह का उसी डिजाइन पर पायरेसी किया, तो आप उस लाइसेंस एग्रीमेंट को डिफेंस की तरह यूज कर सकते हैं। सर हाँ ये उस लेकिन ये पर तो है अलाउड नहीं होता है रिस्ट्रिक्शन। ना सर। पेटेंट वाला याद आ रहा है। डिजाइन में भी है मैम, सेक्शन सेम ही 42। कंडीशन है दोनों के लिए। एग्जैक्ट सेम 42। सिर्फ ये इसमें दो कौन सा चीज। रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन वाला यूज किया सर इसने? सर इस केस स्टडी में नहीं है, मैं इसीलिए बोला था इस गिवन सिनेरियो से बाहर जाके सोचिए। ओके ओके। दैट इज व्हाई आई वाज स्टेटिंग कंटिन्यूअसली दैट इसमें नहीं है वो चीज। बट अगर आपके किसी भी लाइसेंस अग्रीमेंट में, किसी भी तरह के एग्रीमेंट में अगर रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन है, तब आप एक तरह से आपको फ्रीडम मिल गई, आप करो, कल को कुछ हुआ तो आप उसको डिफेंस की तरह यूज कर सकते हो। इस पे कोई क्वेरी हो, डिसएग्रीमेंट हो? नहीं सर, एग्री। आई एग्री। याद है सभी को? आ गया ओके। सर, मुझे याद आ गया अच्छे से। सॉरी सर, मैंने थोड़ा सा उलझा दिया, बट हम्म, ये जरूरी था। ऐसे ऐसे सोचेंगे तो मजा आएगा। नहीं सर, अगर उसने लगा भी दिया तो फिर तो अपन यूज तो कर एज अ लाइसेंस ही तो यूज कर ही सकते हैं ना उसको, एज अ डिफेंस में तो हाँ कोई हाँ दिक्कत। बिल्कुल सर, गिवन है। हम्म। मैं दिखा रहा हूँ इसे, देखिए सेक्शन 42। 42। साक्षी मैम, जी सर। ये है देखिए, अवॉइडेंस ऑफ सर्टेन रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस 42 अंडर डिजाइन एक्ट। सर अब अभी रिसेंट वाले रिवाइज नहीं कर रहे हैं सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो अब ना आपको ये याद रहेगा, ता उम्र याद हाँ रहेगा। ये तो याद रहेगा। ठीक है, अब ऐसा डिस्कशन हो गया ना, अब आपको याद हाँ। रहेगा। देखो अब मैं इसमें दिखाता हूँ कहाँ पर है वो। हम्म, ये पढ़ो। रोटी खानी। पढ़ो। इन प्रोसीडिंग Proceeding अगेंस्ट। against any person for any act in contravention of Section 22, it shall be a defense to prove that at the time of such contravention there was in force a contract relating to the registered design and containing a condition declared unlawful by this section, provided that this subsection shall not apply if the plaintiff is not a party of the contract and proves to the satisfaction of the court that the restrictive condition was inserted in the contract without his knowledge and consent, express or implied. डिफेंस की तरह यूज कर सकते हैं। कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था। बस, तो दो डिफेंस होते हैं, 19 कैंसिलेशन और 42। चल, ओके सर। थर्ड ऑप्शन, सिंस अ कैंसिलेशन ग्राउंड हैज बीन इन्वोक्ड। तो उसमें जिसकी, प्रोप्राइटर को ये जो कंडीशंस हैं ये प्रोप्राइटर ही अप्लाई करेगा तभी रहेगा। हाँ वो है सर। मैं एक्चुअली ओके। सर उस डिस्कशन में ना आगे बढ़ना नहीं चाह रहा था, वो नहीं तो टाइम ज्यादा लेगा, वो आपकी बात सही अच्छा है।
अगर हाँ, यहाँ प्रोप्राइटर नहीं होगा तो मैं एज अ डिफेंस यूज नहीं कर सकता ऐसे। हाँ फिर नहीं कर सकते आप। ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मस्ट ट्रांसफर द केस टू द हाई कोर्ट फॉर डिसीजन। ये तो सही है, ये तो लीगल प्रोसीडिंग्स में आता है। मैक्सिमम रिकवरेबल अमाउंट अंडर स्टैट्यूटरी डैमेज कॉन्ट्रैक्ट डेब्ट राउट इज 50,000 फॉर 125। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस सर, 25 से 50K तक होता है ना। हाँ, अगर इससे ज्यादा डैमेज मुझे क्लेम करना है तो क्या करना पड़ेगा सर? सर सूट आइडिया नहीं फाइल है उसका, कर बता लेंगे। दो। हाँ जी, सूट फाइल करते हैं ना सर हम। हाँ देखिए इसमें क्लैरिटी लीजिएगा। अगर कोई प्रोप्राइटर है, वो प्रोप्राइटर विदाउट एनी सूट फाइलिंग इस डैमेज को क्लेम कर सकता है। बट अगर उसको इससे ज्यादा क्लेम करना है और उसको ज्यादा नुकसान हुआ है, तब उस रिकवरी के लिए उसको सूट फाइल करना ही पड़ेगा। ये क्लियर हुआ सभी को? तो सर ये फिर कहाँ पे फाइल होगा, मतलब क्या बोलेंगे इसको? इन्फ्रिंजमेंट सूट। ओके। इन्फ्रिंजमेंट सूट ही बोलेंगे सर। बट जब विदाउट सूट आप रिकवरी करते हैं ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट डेब्ट बोला जाता है। और वो कैसे अप्लाई अच्छा, करते हैं सर? सर उसमें आपको लीगल नोटिस देना होता है और वो सामने वाला खुद से मानेगा और देना पड़ेगा। नहीं मानता है फिर आपके पास सेकंड प्रोसीजर है कि आप इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल करें। तो तो इसमें आ गया फर्स्ट सही, सेकंड सही, थर्ड सही, फोर्थ सही, ABCD। अब आते हैं 49। मेहरा होम डेकोर प्राइवेट लिमिटेड is the registered proprietor of Fora decorative wall panel, registered on 10th January 2022, published and open for inspection. In June 2023, Mehra notices that Arto Living Furnishings has been selling identical wall panels in the same class of article with the fraudulent imitation of Mehra's registered design. ठीक है, without consent. Arto had also imported a bulk consignment from Vietnam and advertised it in catalogs. Mehra files a suit seeking damages plus injunction, penalty for each contravention claiming 25,000 per infringing act. ये एक ही सेक्शन पे दो क्वेश्चन कैसे बन गया? Arto raises a defense that the design law lacks novelty and should be cancelable on grounds under another section. Another section वो 19 आ गया. District judge considers whether such a defense is valid and whether the suit can be continued in his court. तो सेम ही आ गया. Mehra can either claim or choose a civil suit, but not both for the same contravention. बात सही है. Arto is permitted to use cancellation ground as valid defense in the piracy suit. ये भी सही है. Since cancellation defense has been raised, the district court must transfer the suit to the high court. ये बात भी सही है. चलो एक ही पॉइंट पे दो क्वेश्चन आ गए. Last section, Heritage Furnishing Private Limited filed a design for new wooden furniture pattern, which got registered on 18th May 2023. After publication, company noticed two mistakes in the register. The proprietor name was wrongly entered as Heritage Furniture Private Limited. अच्छा, ये Heritage Furnishings है और ये फर्नीचर है. Instead of Heritage Furnishings Private Limited. A clerical error, spelling error existed in the representation sheet inside the register. The company immediately filed a written request with prescribed fee and requested the controller to correct these entries. अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइए यहाँ पे सेक्शन कौन सा लगेगा और फॉर्म कौन सा लगेगा? 29 and 14. हाँ, 29 and 14. 29. हाँ 29 है, 29 सेक्शन 29 फॉर्म 14. 14. Such correction requires a rectification or cancellation procedure
and such controller has no power to alter the register after publication. क्या ये आर्ग्यूमेंट सही है कि आप रेक्टिफिकेशन की जगह आपको कैंसिलेशन करना पड़ता है और कंट्रोलर हैज नो पावर टू ऑल्टर द रजिस्टर आफ्टर पब्लिकेशन? क्या ये आर्गुमेंट सही है? नहीं सर, कैंसिलेशन नहीं नहीं कर सकते हम रेक्टिफिकेशन। The controller can correct the clerical errors in the design register on return request with prescribed fee without needing a rectification or cancellation proceeding. बिल्कुल सही। Section 29 empowers the controller to correct errors in name, address or representation of a design entered on the register. ये बात भी सही है, ये पॉइंट भी सही हो गया। Once particulars are published, correction of any error can be done by High Court. No, ये गलत है। तो A and B। ओके, इस पे कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर। चल, सर थर्ड पॉइंट थोड़ा समझाओ कि अगर मान ली, अच्छा, डिजाइन का पब्लिकेशन कब होता है? डिजाइन डिजाइन का पब्लिकेशन में कब होता है? रजिस्टर हो जाए तो तभी हाँ, माने जाते हैं पब्लिकेशन। हाँ बिल्कुल। अगर पब्लिकेशन हो गया, उसके हाँ, बाद अगर कोई एरर है, तो क्या उसके लिए मुझे सिर्फ हाई कोर्ट जाना पड़ेगा? कंट्रोलर नहीं कर सकते अपने लेवल पर? कर सकते हैं। बस यही कह रहा है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है मैम, वंस पर्टिकुलर्स आर पब्लिश्ड, एक बार पब्लिकेशन अगर हो गया, करेक्शन ऑफ एनी एरर कैन ओनली बी ओके, डन बाय ओनली हाई वन कोर्ट। हाई कोर्ट। हाँ, सिर्फ हाई कोर्ट कर सकते, नहीं नहीं। नॉट बाय कंट्रोलर। तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। चलिए, अब ये बताइए मुझे, ये तो हो गया कंप्लीट पेपर। पेपर 2 में कोई प्रॉब्लम थी किसी को? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नहीं सर। प्रॉब्लम नहीं थी सर, कुछ टाइम टाइम नहीं था, ये प्रॉब्लम है। टाइम नहीं था पेपर 2 में? हाँ सर, इतना लेंदी फटाफट लिखना पड़ता है सर। रजत सर, यस सर। मैं कह रहा था सेक्शन 29 तभी इंपावर करता है जब फॉर्म 14 भरा हो नाम और एड्रेस चेंज करने के लिए, ऐसा क्या? सर सेक्शन 29 करेक्शन के लिए आपको एम्पावर करता है, और उस करेक्शन की रिक्वेस्ट आप फॉर्म 14 से फाइल करते हैं। जी जी, उसमें नेम एंड एड्रेस भी उसी में चेंज हो जाता है? हाँ जी, नेम, एड्रेस, कोई एड्रेस ऑफ प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर्स नेम, सब कुछ उसी में चेंज हो जाता है सर। हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट भी होती है। हाँ, कोई भी डॉक्यूमेंट होगा सर डिजाइन से रिलेटेड, कोई भी एरर अगर आपको चेंज करवानी है, मतलब रेक्टिफाई करवानी है, क्लरिकल एरर, तो फॉर्म 14 से ही होता है। जी, क्लेरिकल चलिए, एरर सर, सिर्फ रेक्टिफिकेशन तो हम उसमें करते 31 में। एक मिनट, मैं क्या कहा मैम? क्लेरिकल एरर सिर्फ करते हैं, रेक्टिफिकेशन 31 से करते हैं हम। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि रेक्टिफिकेशन में हम रिप्रेजेंटेशन सीट का रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते, ओनली रजिस्टर का करते हैं। रजिस्टर का कर सकते हैं, हाँ 29 में आप वो भी कर सकते हैं। चल, पेपर 2 में आई थिंक जो डिस्क्लोजर वाला क्वेश्चन था, उसमें क्वेरी है सबकी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जो C2 पार्ट था। किसकी क्वेरी है? कि जो FER का रिप्लाई होता है D1 D2 डिस्क्लोजर पे, नॉवेल्टी एंड इन्वेंटिवनेस, वो यस सर, सर FER के रिप्लाई की एक और क्लास ले लीजिए सर। ठीक है।
अभी हो गए हैं 11:30 आई थिंक, तो अभी कंटिन्यू करें। सर एक अभी थोड़े दिन पहले ज्योति मैम ने भी टेक्स्ट किया था इस क्वेश्चन के रिलेटेड, और आई थिंक आज वो आए भी नहीं है। सर उन्होंने तो अलग से बात की थी, उन्होंने टाइम निकाल के बात किया था, हम्म बट अगर सर सबके अगर लिए है केवल मेरा डाउट है तो मैं कल कनेक्ट कर सकती हूँ, अगर बाकी सबका है तो फिर कॉमन क्लास में ले नहीं लेते सर, हैं। कॉमन क्लास में ही ले लो सबको सर। कल ही लेते हाँ साथ में ही लेते सर, बाद में बार बार ठीक है सर। कल करना लेते पड़ता। हैं। तो संडे वाली क्लास में ले लीजिएगा, आधा घंटा जो भी है। मैम संडे एंड वाली में। क्लास का तो शेड्यूल अलग है इस बार, हाँ। तो अब हम एक काम करते हैं, कल ओनली फॉर हाफ एन आवर वी विल कनेक्ट at 10 PM and we'll discuss this part. इस इट हाँ ओके? सर। अगर मुझे सबका थम्स अप आएगा तभी मैं इस चीज को श्योरिटी से मानूंगा। ठीक है सर, नो इश्यूज। 2 थम्स अप, 3 थम्स अप, मोनिका मैम, ओके ओके सर। ओके सर। ठीक है। तो कल रात 10 बजे हम हाफ एन आवर के लिए कनेक्ट होंगे एंड विल डिस्कस हाउ टू फॉर्मेट दिस आंसर, और सभी लोग फिर इसका आंसर सबमिट कीजिएगा और हम एवेलुएट करके मैं दे दूंगा। चलिए, तो मिलते हैं कल रात वापस 10 बजे, क्योंकि परसों को सुबह क्लास रहेगी, संडे है, तो हालांकि कल तो रहता है ऑफ बट करेंगे, क्योंकि संडे को मैम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि संडे से न्यू स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, तो उस दिन का शेड्यूल अलग है कुछ, तो सर इसीलिए। टाइमिंग सेम है ना संडे हाँ को? हाँ, क्लास सेम रहेगा, टाइमिंग उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, 7 बजे से 11 बजे तक। चलिए, तो मिलते हैं कल रात 10 बजे फॉर हाफ एन आवर। ओके, ओके सर। जय हिंद सर। यस। जय हिंद सर, जय हिंद मैम।